नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, शिकायत करते हैं। अमेरिका टका सा जवाब दे देता है और ओवैसी दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। किसके वोट बांटेंगे यह सोचना होगा। भाजपा चिल्ला रही है, महाअघाड़ी टूट गया, इंडिया गठबंधन टूट गया, ममता बनर्जी तो नेता बनने के लिए पागल हैं। और जिस तरह से मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, तो एक और नई मस्जिद जो है उत्तर प्रदेश में ढूंढ ली गई। लियाकत अली के नाम से जो मुजफ्फरनगर में मस्जिद है, वह भी तोड़ने की प्लानिंग भाजपा ने कर ली, अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है। और बांग्लादेश ने भारत को एक और झटका दिया है और भारत से एक बहुत बड़ा डिजिटल प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। हालात ये हो गए हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गड़बड़ा गई है और अब मोदी सरकार भारी मात्रा पर आपके ऊपर जीएसटी लादने जा रही है। और हालात ये हो गए हैं कि जिस पर आप सवाल करते हैं, चाहे जिस पर आप करें, तो वो चाहे मोदी पे करें, चाहे अमित शाह पे करें या किसी पे करें, तो आपकी आवाज को दबाने का काम भाजपा के लोग करते हैं। और पूंजीपतियों को, और जो राहुल गांधी कहते हैं कि 20-25 पूंजीपति हैं नरेंद्र मोदी के चहेते, उन्हीं को यह पूरा देश सौंप दिया गया है, अर्थव्यवस्था सौंप दी गई है, तो उसके भी राज से पर्दा उठने लगा है। हालात तो ये हैं, जहां जहां जो बोलते आज देखने को मिल रहा है, जिन पर ये चोरी का आरोप लगाते थे, जिनको तमाम भ्रष्ट बताते थे, यदि इनके साथ आ जाते हैं तो उन्हें कैसे इनाम मिलता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अजीत पवार। उनकी ईडी की जो 70,000 करोड़ के घोटाले का मामला था, उससे क्लीन चिट दी जा चुकी है। ईडी ने ही उनकी पत्नी को 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले से क्लीन चिट दे दी है और जो उनकी 1,000 करोड़ की संपत्ति आयकर विभाग ने जब्त की थी, वह भी नरेंद्र मोदी ने बरी करा दी है। और इंडिया गठबंधन जिसे वो कहते हैं टूट रहा है, महाअघाड़ी जिसे वो कह रहे हैं टूट रहा है, उसकी एकता यह है कि उसने फैसला सुना दिया है सर्वसम्मति से कि जब नरेंद्र मोदी के भाजपा के महायुति के विधायक महाराष्ट्र में शपथ लेंगे, तो विरोध स्वरूप कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के विधायक उसमें शपथ नहीं लेंगे और वो विरोध स्वरूप 3 दिन तक शपथ नहीं लेंगे। मुंह पर तमाचे पड़ रहे हैं। जी हां, कमोवेश आज इसी तरह की खबरें हैं और राहुल गांधी तो लताड़ ही रहे। इसीलिए नरेंद्र मोदी की हालत बिगड़ी हुई है और जब हालत बिगड़ी हुई हो, डर लग रहा हो, तो हालात इसी तरह से होते हैं। मणिपुर जल रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं है। चलिए मत कीजिए, क्योंकि आपके बहुसंख्यक वोट नहीं है और जो बहुसंख्यक हैं वो आप ले रहे हैं, इसलिए आप तमाम जो आदिवासी अल्पसंख्यक हैं उन पर हमला करेंगे। तो यही तो है, यही हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू चिल्ला रहे हैं कि हम मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है बांग्लादेश को कि वो ताकीद कर दें। उनकी यह हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उनके जो घुसपैठिया की बात करते थे वो अमित शाह, जिनके अंडर में ही बीएसएफ आती है, वो यह नहीं कह पा रहे हैं
कि यह क्या हो रहा है, हमारी बीएसएफ नहीं तो आपको सबक सिखाएगी। यह तक कहने की हिम्मत नहीं कर रहे। राजनाथ सिंह, उनकी तो आवाज नहीं निकल रही है, सेना उन्हीं के अंडर में, और नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी बता चुके हैं मोदी ही अडानी है और अडानी ही मोदी है। लेकिन अमेरिका में बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ, इसको लेकर के अमेरिका में बवाल हो रहा है, अमेरिका में हिंसा का मुद्दा उठ रहा है, व्हाइट हाउस के सामने उस पर प्रोटेस्ट होने जा रहा है। अब आप समझ लीजिए, अमेरिका के सबसे बड़े यानी वहां के राष्ट्रपति के आवास के सामने प्रदर्शन होने जा रहा है। यह तैयारी की है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उस पर भारत तो कुछ नहीं कर रहा है, अमेरिका ही एक्शन ले। और अमेरिका के ऊपर जो भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं कि अमेरिका उस साजिश में शामिल है कि वो भाजपा की, मोदी की सरकार को गिराना चाहता है, तो इस पर अमेरिका ने बड़ा कायदे से जवाब दिया है, और इतना ठोक के दिया है कि मोदी सरकार की हालत बिगड़ गई है। उसने कहा है मोदी सरकार और बीजेपी ने अडानी को बचाने के लिए पिछले दिनों जिस तरीके से अमेरिका पर आरोप लगाए हैं, अडानी और मोदी के खिलाफ जो झूठी खबरें चलाने की बात है, उस पर अब इस फर्जी दावे का उन्होंने खंडन कर दिया। उन्होंने कहा है भारत या बीजेपी जो भी इस तरह के आरोप लगा रहा है वो निराधार है, 100% झूठे हैं। हमारे देश में मीडिया को ना तो खरीदा जाता है, न गुलाम बनाया जाता है। हमारे देश में दुनिया भर के मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर है, न सिर्फ अमेरिका के बल्कि अमेरिका के बाहर के भी। और मीडिया की खबरों में हमारा यानी सरकार का कभी कोई दखल नहीं होता है। और इस तरह से नरेंद्र मोदी ने भारत को शर्मिंदा करवा दिया है। तो जो झूठ बोलने की कोशिश होती है अडानी को बचाने के लिए, उसका यूं पर्दाफाश हो जाता है। और पर्दाफाश तो बहुत सारी चीजों का हो रहा है, तो यह आप समझिए। उधर राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं अरबपति माला माल हो रहे हैं और जनता बेहाल हो रही है, और इसका नतीजा क्या है? जो जीएसटी है जो सामान्य लोगों से वसूला जाता है, वो जीएसटी की जो है सबसे ज्यादा आमजन से वसूला जा रहा है, जबकि उसकी तुलना में कॉर्पोरेट टैक्स बेहद कम वसूला जा रहा है, और इनकम टैक्स और भी कम वसूला जा रहा है। यानी आमजन को मारा जा रहा है, लेकिन साहब बड़े बड़े लोगों को लाभ दिया जा रहा है। तो यह हालत है, और उसके पूरे डेटा बताए हैं राहुल गांधी ने। और जब राहुल गांधी इस पर सवाल खड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए डरने की बात। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा भाजपा जो जीएसटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि गरीब और मध्यम वर्ग के मेहनत की कमाई को सरकार लूट रही है, और इसे लूट तंत्र ही कहा जाएगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और यह बात आरबीआई के डिप्टी गवर्नर तक ने मान ली है। गवर्नर भी जब रेपो रेट के बारे में घोषणा कर रहे थे तो वो भी डामाडोल थे कि क्या कहें और क्या बचाएं और क्या ना बचाएं। तब भाजपा के पास कुछ नहीं रह जाता है। तो भाजपा क्या करती है कि इंडिया अलायंस जो है वो टूट रहा है, और ममता ने बयान दे दिया है कि अब वो इंडिया गठबंधन की कमान संभालेंगी और कांग्रेस को किनारे करेंगी। तो भाजपा के लोग ये चिल्लाने लगे, लेकिन ममता ने कहा क्या यह भी जान लीजिए। हालांकि ममता के इंडिया अलायंस में रहने से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हो जा रहा है,
लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई में संसद में एक ताकत बनती है, बननी भी चाहिए। और ममता से कहीं और देश में कोई फायदा नहीं किसी पार्टी को होता है, तो यह भी आप समझ लीजिए। बावजूद इसके उन्हें एकोमोडेट किया जाता है, भले ही वो इंडिया अलायंस के ही लोगों के खिलाफ लड़ रही हो या इंडिया अलायंस के और दूसरे लोग उनके खिलाफ। तो यह सामने, अब ममता बोली क्या वो सुनिए। तो उन्होंने कहा कि वह बंगाल की मुख्यमंत्री है और उसकी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे के नेतृत्व के साथ दोहरी जिम्मेदारी संभालने में सक्षम होंगी। और उन्होंने यह भी कहा, मैंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, अब इसे प्रतिबंधित करना मोर्चे का नेतृत्व करने पर निर्भर है। अगर वे यह नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूं। मैं बस यही कहूंगी, सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत। यानी ये तो अच्छी बात उन्होंने कही, कहीं कोई गलत बात नहीं कही। उनसे जब यह सवाल किया पत्रकार ने, ये पत्रकार की कला थी, मैं उसमें पत्रकार को नहीं कहूंगा, हालांकि गोदी मीडिया होता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगे। तो उनसे जब पूछा गया कि एक मजबूत भाजपा विरोधी ताकत के रूप में अपनी साख को देखते हुए क्या वो गठबंधन का प्रभार क्यों नहीं ले लेती, तो ममता बनर्जी ने कहा, यदि अवसर दिया गया तो मैं इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करूंगी, यदि दिया गया तो आप समझ लीजिए। और मैं बंगाल के बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहां से संचालित कर सकती हूं। यानी उन्होंने साफ कह दिया उनका इंटरेस्ट बंगाल है, बाकी कहां क्या हो रहा है उन्हें लेना देना नहीं है। तो वो अपनी सत्ता अपनी कुर्सी वैसे ही नहीं छोड़ सकती हैं जैसे अशोक गहलोत कहते थे, मैं तो छोड़ना चाहता हूं, कुर्सी मुझे छोड़ना नहीं चाहती। तो अब आप बताइए, कहां महागठबंधन या इंडिया गठबंधन में टूट हो गई और क्या हुआ। फिर इसके बाद में एक दूसरी खबर ये कहते हैं कि जो महाराष्ट्र है वहां पर समाजवादी पार्टी महाआघाड़ी गठबंधन से अलग हो गया है, और उसका कहना है, सपा का कहना है कि भाजपा और शिवसेना उद्धव ठाकरे एक ही है। लेकिन हम सब जानते हैं इस तरह की स्थिति नहीं है। कोई वहां का नेता यदि कोई इस तरह से कुछ कमेंट करता है, कमेंट ये नहीं है असलियत में, लेकिन उसे तोड़ मरोड़ के इसी ढंग से मीडिया प्रस्तुत करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह चरण चुंबक मीडिया, चरण चाटक मीडिया इससे ज्यादा और कुछ कर नहीं सकता, झूठ फैलाएगा। तो वो जरूर लगा हुआ है कि कैसे इन लोगों के बयानबाजी करा के और यह भ्रम पैदा किया जाए कि सब टूट गया। लेकिन सच ये कि आज जब इंडिया अलायंस की ओर से कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा की कि हमारे सदस्य जो विधायक चुने गए हैं वो शपथ नहीं लेंगे 3 दिन, तो आप देख लीजिएगा वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे, उसका बायकॉट करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव लूटा गया है, बूथ लूटा गया है, मशीन लूटी गई है और सब कुछ किया गया है। तो अब आप खुद देख लीजिएगा टूटा है ये गठबंधन की नहीं टूटा है। और समाजवादी पार्टी बहुत छोटे से स्टेक की है, इतना बड़ा स्टेक नहीं है, और यदि ये सब साथ नहीं हो तो शायद उसको यह भी सफलता ना मिले एक सीट को छोड़ के। तो इस गलतफहमी का शिकार सपा भी नहीं हो सकती है। और रही बात, जब यह घोषणा कांग्रेस कर रही थी तब उद्धव ठाकरे के पुत्र विधायक उस समय मौजूद थे और शिवसेना के साथ साथ एनसीपी के भी नेता मौजूद। तो आप यह समझ सकते हैं कि ये कहीं नहीं है। हाँ, बाबरी मस्जिद को लेकर के निश्चित रूप से 2 पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि हाँ
ये ठीक हुआ, क्योंकि वो मानता है कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़ के बनवाया था। समाजवादी पार्टी कहती है कि नहीं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी। अब गोली चलवाई थी, इस बात को लेके मैंने जब पत्रकारिता शुरू की थी, तब मैंने बेनी प्रसाद वर्मा, तब सपा के ही बड़े नेता थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुलायम ने राम भक्तों पर गोली चलवाकर गीता का महत्व तो बढ़ाया। यही हेडलाइन मैंने दी थी। मैं उन दिनों दैनिक जागरण का रिपोर्टर हुआ करता था, क्योंकि गीता में कर्म को प्रधान माना गया है और एक मुख्यमंत्री का कर्म था कि अराजकता ना हो। तो उन्होंने इसलिए गोली चलाई थी क्योंकि तोड़ फोड़, अराजकता, इसकी बजाय कानून से डिसाइड होना चाहिए। तो यह एक स्थिति। बहरहाल दोनों के अपने अपने स्टेक्स हैं, अपने ढंग से बात करते हैं। तो इसमें टूट गए, ये कहां से आ गया? तो पहली बात। अब दूसरी बड़ी चीज ये, जो मारवाड़ी है गांव, और उस गांव में जहां पर एक मॉक टेस्ट करने की सोची गई थी, ये चेक करने के लिए कि मशीन में गड़बड़ नहीं है और मतपत्र से क्या आता है, तो वो एक चेक करने का जो किया गया था, उसमें चुनाव आयोग ने उन निर्दोष ग्रामीणों पे 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कि हमारा वोट चोरी किया गया, जबकि वहां से एनसीपी का कैंडिडेट जीता है। वो कह रहे हैं तो आपको क्या परेशानी भाई? अच्छा है यदि वहां चोरी पकड़ी जाए तो कहा जाएगा कि हाँ एनसीपी गलत जीती है, होने दीजिए। लेकिन नहीं, चोर की दाढ़ी ने तिनका, तो साहब जो चोर है उन्हें डर लगता है तो कहते हैं ये। तो अब राहुल गांधी ने फैसला किया है कि वो उस गांव में जाएंगे और जा करके वो वहां पर उन लोगों के साथ में हिस्सा बटाएंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे उन्हें क्या लग रहा है और क्यों लग रहा है, और इसके लगने की वजह सामने आनी चाहिए। तो यह अपने आप में इस बात का है कि एक बेहतरीन फैसला है और यह होना ही चाहिए था, क्योंकि मारकवाड़ी जो है उस गांव में लोग लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, कायर बन के नहीं बैठे हैं। यह एक बड़ी बात है। बहरहाल दूसरा, मैं जैसे कहता हूं, कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है, जनता कह रही है कि देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने के लिए सिर्फ मोदी सरकार जिम्मेदार है, योगी सरकार जिम्मेदार है और कोई नहीं है, आरएसएस जिम्मेदार है। तो भाजपा, आरएसएस, मोदी, योगी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि सांप्रदायिकता की आग में झोंकते हैं, तो हमें जानना चाहिए मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद है और उस मस्जिद का नाम है लियाकत अली खान, जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उन्हीं के नाम पर लियाकत मस्जिद है। अब वो मस्जिद स्थित है रेलवे स्टेशन के पास में, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। वहां जब ये मुकदमे चले तो वो शत्रु संपत्ति घोषित हुई, स्वाभाविक सी बात है। तो कोई ऐसी स्थिति है नहीं, लेकिन उस जमीन पे, वो स्टेशन के पास है, कीमती जमीन है, तो उस पे ड्रामा शुरू हो गया कि लियाकत के नाम पे इसलिए उसे तोड़ा जाए, शत्रु संपत्ति पे है इसलिए तोड़ा जाए। तो आप ये समझिए शत्रु संपत्ति क्यों हुई? वक्त में तमाम संपत्तियां दान दी गई थी, और शत्रु संपत्ति इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान चले गए। तो भाई जमीन तो उन्हीं की है, मुस्लिम्स की जमीन है, आदिकाल से है, तो आप कैसे कहेंगे? बहरहाल ये इनका लेवल है। अब इसी लेवल पे मैं बात करता हूं कि किस तरीके से ये सारी साजिशें रचते हैं, उसी का नतीजा क्या होता है। नतीजा ये होता है कि इस देश में सदैव नफरत की आग फैलाने का काम भाजपा, आरएसएस और उसके तमाम संगठन और नेताओं ने किया है।
संभल में जिस मस्जिद में, जामा मस्जिद को लेकर के ये आज बवाल खड़ा कर रहे हैं, उसी में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 146 साल पहले कोर्ट में हिंदू पक्ष गया था और उस वक्त कोर्ट ने सारे मेरिट पर यह केस डिसाइड किया था और हिंदू पक्ष हारा था और यह साबित हुआ था कि वहां कभी भी कोई शिव मंदिर नहीं था। और तब वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं था। यानी आप यह समझ लीजिए कि ये हत्याकांड, ये सब कुछ जानबूझ के किए जा रहे हैं और ये किए जा रहे हैं। दिल्ली में सरेआम गोलियां चल रही हैं, कारोबारी को भून दिया जाता है गोलियों से, 8 राउंड गोली मारी जाती है। साहब उस पर चर्चा नहीं होगी। रोहिणी ने 3 विस्फोट हो चुके हैं 1 महीने के अंदर, उस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा नहीं होगी कि कैसे यह सरकार अडानी को, महिंद्रा को और जो वेदांता है, इस तरह के तमाम सारे जो 30 ग्रुप हैं कारोबारी समूह, उन सारे समूहों को कैसे लाभ देती है। तो इसका भी खुलासा होता है और ये सब अब जमा होंगे कहां? राजस्थान में। राजनीति बनेगी कि कैसे हमें ये करना है। और फिर लास्ट बात ये है, भ्रष्टाचारियों को कैसे भाजपा साथ देती है। इसका आपने सारे उदाहरण देखे हुए हैं। तो भ्रष्टाचार के मॉडल से ही भाजपा चलती है, उसके पास अपना और कुछ नहीं। तो फिर वो क्या करे जब डूब रही अर्थव्यवस्था, सब कुछ हो रहा है और इंटरनेट को जो है पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में खत्म कर देने डिजिटल, उसकी पूरी बांग्लादेश ने कर दी। उसने जो भारत सरकार ने समझौता किया था कि बांग्लादेश के जरिए हम अपने पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ेंगे, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, लेटर जारी कर दिया। तो आप सोचिए, और ये मुंह ताकते रह रहे हैं, यह हालत है। तब अर्थव्यवस्था के नाम पे, जीएसटी के नाम पे आपको लूटने की तैयारी है और वो लूट के लिए पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली गई है। तो आपको लूटा जाएगा, पूंजीपतियों को दिया जाएगा, आपको 5 किलो अनाज देकर के बहलाया जाएगा, आपको लाडली बहना कह के बहलाया जाएगा, आपके बच्चे बेरोजगारी में मरेंगे और कुछ नहीं बचेगा। तो फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। राहुल गांधी के उस सच के साथ खड़ा होना है या अडानी अंबानी और इन सबके गुलामों के साथ खड़ा होना है। और यह आप जान चुके हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों में तमाम सारे अडानी अंबानी के गुलाम। फैसला आपको।